34 में से एक बच्चा न्यूरो डाइवर्स है, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल किस हिसाब से काम करता है यहाँ पे? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको एक्सप्रेस कैसे करना है। अब की मदर को क्या, थोड़ा सा अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, ये ले फ़ोन दे दिया, वो अपना फ़ोन में लगा पड़ा मेरे ये जिद करने से, रोने पिटने से, हेड बैंग करने से मुझे आइसक्रीम मिली है। है। ऑटिज्म क्या होता है ऑटिज्म में? 44 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक। और ये ADHD क्या होता है? स्क्रीन दे दिया जा रहा है कि चलो आप स्क्रीन एंजॉय करो। कोविड आने के बाद से और कोविड से पहले बच्चों के बिहेवियर में ऐसा क्या चेंज आया है? बच्चों की नीड्स फुलफिल नहीं हुई हैं, बच्चों के बेस नहीं बने हैं। स्क्रीन क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है बच्चों के ऊपर? उनके पास 2 टैब थे, एक टैब की स्क्रीन खत्म होती थी, बच्चा दूसरा ले लेता था। स्कूल काउंसलर का जो रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे? उनको कहीं ना कहीं स्कूल जाके, एक फॉर्मल स्कूल जाके, फॉर्मल सेटअप पे लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमेशा बच्चे को ऐसे टोकते रहना, तो उससे बच्चे के कॉन्फिडेंस पे कितना असर पड़ता है? तो आप उन बच्चों को समझोगे कैसे? उनकी नीड्स को, उनके इमोशंस को, हैप्पीनेस को आप कैसे समझोगे? प्रॉब्लम हो जाती है तब पेरेंट जाता है काउंसलर के पास। पेरेंट का फर्स्ट जो कंसर्न होता है, हमारा बच्चा ना बोलता नहीं है। कई बच्चे होते हैं अपने इमोशंस दिखा देते हैं, वोकल हो जाते हैं अपने चीज़ों को लेके, बट उन बच्चों का क्या है कि जो दिखा नहीं पाते। 8-9 मंथ्स या 1 ईयर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अगर आपके साथ अवेयरनेस है। इस चीज़ को क्या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं या फिर अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेके स्पेशल नीड की तरफ आ रहे हैं? तो सब सिंपैथी शो करना चाहते हैं, एम्पैथी आएगी कहाँ से? आपके हिसाब से वो बच्चे इस दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्यों आपका बच्चा इतना क्रैंकी हो रहा है, आपका बच्चा इतना जल्दी इरिटेट हो रहा है। उसके पापा तो या मम्मी तो 2-3 साल में बोलने लगे थे, वो अभी तक नहीं बोल पा रहा है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। पूरा एपिसोड एंड तक देखिए और टाइम स्टैम्प्स भी मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर, तो वहाँ से आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को पिक करके देख सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप पूरा देखना। क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं आजकल, क्या मतलब ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिलती हैं? जो हमारे पास अभी केसेस आते हैं, पेरेंट का फर्स्ट जो कंसर्न होता है, हमारा बच्चा ना बोलता नहीं है। अच्छा। मैं एक एग्जांपल शेयर करूँगी आपके साथ। हमने एक असेसमेंट किया स्कूल में, वहाँ पे एक पेरेंट आया, 8 साल का उसका नॉन वर्बल बच्चा था। अब एज अ थेरेपिस्ट हमने जब उस बच्चे को देखा, हमने समझा कि बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, ऑटिज़म है, एंड बच्चा नॉन वर्बल है, बिल्कुल ही नॉन वर्बल है बच्चा। तो पेरेंट्स से जब हमने बात करने का ट्राई किया कि आपके बच्चे को क्या कंसर्न है, आप क्या फेस कर रहे हो, बच्चा 8 साल का है, कभी आपने कोई आउटसाइड हेल्प नहीं सीख करी, तो पेरेंट ने मुझे बोला हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, बोलता ही तो नहीं है, एंड हमें डॉक्टर ने बोला ये बोल लेगा। 8 ईयर्स पे आके आप ये सोच रहे हो कि हमारा बच्चा बस बोल लेगा, बोलता ही नहीं है। तो आई थिंक कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेरेंट्स को समझने की कि हमारे बच्चे के साथ कंसर्न क्या है। तो उनको ये लगा कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है। देन वी आस्क्ड, आपका बच्चा ये जानता है कि आप उसकी मदर हो? पेरेंट्स सेड नो। अच्छा। आपके बच्चे को ये पता है, आपका बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है कि मुझे भूख लगी? क्योंकि देखो, बोलना एक अलग चीज़ है, पर चीज़ों को समझना और जेस्चरली उसको बताना, इट्स अ अदर थिंग। नॉन वर्बल बच्चे भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं XYZ रीजंस की वजह से, बट वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू साइन लैंग्वेज। आपका बच्चा वो कर पा रहा है? पेरेंट्स सेड नो। उनको लगा कि बस हमारा बच्चा बोलता ही नहीं है, बट कंसर्न बहुत ज़्यादा थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। एंड हमारे जो कुछ डॉक्टर्स हैं, छोटे मोटे जो गली नुक्कड़ पे डॉक्टर्स होते हैं, उनको लगता है अरे बोल ही तो नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे लेट बोलते हैं, बोल लेगा, क्या ही हो गया। इसके पापा पूछते हैं इसके पापा कब बोले थे? हाँ हाँ सर, इसके पापा तो बहुत लेट बोले थे। हाँ तो मैम ठीक तो है, आपका बच्चा भी लेट बोल लेगा, क्या हो गया, लेट ही तो बोल रहा है। तो पेरेंट्स समझ नहीं पाता कि बच्चे में कंसर्न्स हैं। एक जैसे बताया आपने कि भाई हमारा बच्चा तो, हम उसके पापा मम्मी 2-2.5 साल पे बोले थे, किसी का 1 साल पे बोलने लगा। सो इस चीज़ को क्या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं या फिर अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेके स्पेशल लोग, नीड की तरफ आ हमारी रहे हैं? सोसाइटी में ना एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमारे बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं या हमारे बच्चे के साथ कुछ कंसर्न्स हैं। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को ना अंडर द कार्पेट डालने की कोशिश करते हैं इन सेंटेंस के थ्रू कि हम लेट बोले थे, इसकी मम्मी ने लेट बोलना शुरू किया, इसके पापा ने लेट बोलना शुरू किया, अरे तुम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो उसके साथ, तुम बोलो स्कूल भेज दो बोल लेगा।
तो ये बहुत सारे ना मतलब मिथ हैं कि अरे इसने धीरे मतलब इसने लेट बोला है तो ये भी लेट बोलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है ठीक है उसके फादर ने लेट बोला, क्या पता लेट बोल रहा हो वो, ठीक है, बट अगर आप एक हेल्प सीख कर लोगे, आप जितना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन करोगे, अर्ली डायग्नोस करोगे बच्चे को, उतना जल्दी बच्चे की रिकवरी होगी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एज अ पेरेंट। जितना जल्दी आप डायग्नोसिस करवाओगे, जितना आइडेंटिफाई करोगे अपने बच्चे को, उतना जल्दी बच्चा सीखेगा, समझेगा एंड ठीक होगा। से कई बच्चे होते हैं अपने इमोशंस दिखा देते हैं, वोकल हो जाते हैं अपने चीज़ों को लेके, बट उन बच्चों का क्या है कि जो दिखा नहीं पाते, तो उनसे उनको मतलब एक तरीके से डील करने का बेस्ट तरीका क्या है? जितना ज़्यादा आप उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप बच्चे के साथ रहोगे, आपको बच्चे के जेस्चर समझ आने लग जाएंगे। जब आप बच्चे के जेस्चर्स को समझने लगोगे तो आप बच्चे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब कि आप अब बच्चे को समझने लग गए हो। अच्छा ये अभी रो रहा है, जैसे मदर भी होती हैं जब बच्चा छोटा होता है, अरे इसको भूख लग रही होगी, ये इसलिए रो रहा है, इस टाइम पे ये इसलिए रो रहा है, ये इतना हैप्पी इसलिए क्योंकि मैंने अभी इसको खाना खिलाया तो अब ये खुश है। तो एक मदर अपने बच्चे के जेस्चर को समझ सकती है। वैसे ही हम एज अ थेरेपिस्ट, एज मतलब लाइक नॉर्मल अडल्ट, हम बच्चे के जितना टाइम हम उसके साथ बिताएंगे उतना ज़्यादा हम उस बच्चे को समझ पाएंगे, उसके जेस्चर्स को समझ पाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि वो नॉन वर्बल ही रहेगा। जितना ज़्यादा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, बच्चा कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा आपके साथ। वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे, वो एक्सप्रेस करने लगेगा आपको। क्योंकि स्पेशली इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। उनको लगता है कि मैं इनके साथ सेफ़ हूँ, या फिर उनको ये लगता है कि मैं इनके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वो आपके साथ एक्सप्रेसिव होना शुरू करेंगे अपने तरीके से। जेस्चरली करें, इमोशन कनेक्ट वो कैसे करेंगे, आपको अपने इमोशंस या आपको जेस्चरली अपने हाथ लेके जाएंगे आपके पास कि मुझे प्यार करो, आपके फेस को टच करेंगे, ठीक है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर आपको समझ आने लगेंगे जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड कनेक्ट करेंगे। सो इसके अंदर जो बताया आपने कि कोविड जब आया, ठीक है, कोविड आने के बाद से और कोविड से पहले बच्चों के बिहेवियर में ऐसा क्या चेंज आया है? सी कोविड आने मतलब कोविड से पहले बच्चे एक्सप्लोर कर रहे थे। बच्चे का एक जो नॉर्मल डेवलपमेंट हमें जिसे कहते हैं, वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा था। बट जैसे ही कोविड आया एकदम से लॉकडाउन हो गया, चीज़ें सारी शट डाउन हो गई, बच्चे घर के अंदर थे, ठीक है। बच्चों का सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मोस्टली बच्चों ने जो टाइम अपना स्पेंड किया है वो स्क्रीन के आगे किया है। एंड स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन इज़ वेरी हार्मफुल। स्क्रीन यू मीन बाय फोन? फोन फोन, स्क्रीन, लैपटॉप? टैब्स, टीवी, एवरीथिंग जो भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन। अगर हम स्टडीज़ के थ्रू जाएं तो 0 to 2 ईयर्स के बेबीज़ को स्क्रीन ही नहीं देना चाहिए। सो आज के टाइम में मतलब पेरेंट ऐसा करता है कि 1 साल के बच्चे को भी एक 1.5 साल। पेरेंट 6 महीने के बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट करेक्ट। और रीज़न बीइंग के वीडियो कॉल करा रहे हैं। वीडियो कॉल करा रहे हैं एंड वो बड़े खुश होते रहे, हमारा बच्चा तो फ़ोन में देख रहा है। हाँ, पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं, अरे हमारा बच्चा फ़ोन में देख रहा है, स्क्रीन देख रहा है, बच्चा एंजॉय कर रहा है उसका, वो लर्न कर रहा है। पेरेंट्स के अंदर एक मिथ है कि बच्चा राइम देख रहा है, हाँ। बच्चा ये यूट्यूब पे ये एपिसोड देख रहा है जो एजुकेशनल है, तो बच्चा कुछ सीख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वहाँ से कुछ सीख रहा है। वो जो आप बच्चे को दिखा रहे हो, बच्चे के ब्रेन पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एज अ पेरेंट आप नहीं समझ पा रहे हो उसको। कि कुछ पेरेंट्स तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो नॉर्मल है। सो इसको इज़ इट अ गुड वे? देखो, पेरेंट बोलते हैं हमारा बच्चा नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? वो बच्चे भी नॉर्मल हैं, जो हमारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं वो भी नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल हैं, बस नीड्स का फ़र्क होता है। लेकिन उनको समझाए कैसे? देखो जितना, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसे नहीं हुई है ना, हम उनके साथ कभी रहे नहीं है, एम्पैथी कहाँ से आएगी? सो सब सिंपैथी शो करना चाहते हैं, एम्पैथी आएगी कहाँ से? जब आप उनके साथ अपने बच्चों को ही नहीं खेलने दोगे, उनके साथ आप ही नहीं कनेक्ट करोगे, तो आप उन बच्चों को समझोगे कैसे? उनकी नीड्स को, उनके इमोशंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मतलब हैप्पीनेस को आप कैसे समझोगे? तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना उनको मतलब उनके पास जाओगे उतना उनको समझोगे, एंड आपको समझ आएगा कि ये बच्चे भी आपके बच्चों के जैसे ही हैं।
बस डिफरेंस ये है कि इनकी नीड्स थोड़ा सा हमारे बच्चों के नीड्स से अलग है। न्यूरो डाइवर्स बच्चों की नीड्स थोड़ी सी अलग हैं। अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ 10 बार में समझ आ रही है, उनको 15 से 20 बार में समझ आएगी, पर आएगी, बिकॉज ब्रेन इज़ एक्टिव। सो लेकिन एक होता है ना कि बच्चा भी एक इमोशनली जो बोलते हैं स्क्रीन से कनेक्ट हो जाता है, एक हैबिट बन जाती है उसकी, और पेरेंट भी उस चीज़ से कहते हैं कि भाई बच्चा इतना शोर कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, परेशान हो रहा है, लो स्क्रीन दे दी उसको। लेकिन जब ये एक हैबिट बन जाती है तो इस हैबिट को कैसे हटाया जाए? देखो, जब बच्चे का स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 8-8 10-10 घंटे का हमने देखा है, जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, मेरे पास अभी एक आया था कि उनके पास 2 टैब थे। एक टैब की स्क्रीन ख़त्म होती थी, बच्चा दूसरा ले लेता था जब तक वो डेड नहीं होता था। तो पेरेंट को जब बच्चे का स्क्रीन छुड़वाना है तो उसको ऑल्टरनेटिव्स देने होंगे। सबसे पहले हमें स्क्रीन कर्फ्यू, जैसे हम बोलते हैं, ओके। ठीक है, आपको टाइम सेट करना होगा बच्चे के लिए कि ये एक हेल्दी टाइम है, आपको इस टाइम पे स्क्रीन दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो नहीं, बहुत ज़िद करते हैं, पेरेंट को भी समझ नहीं आता क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रीन में टाइमर सेट कर सकते हो। स्क्रीन लॉक जैसे हम करते हैं कि कुछ 10 सेकेंड्स में लॉक होती है, कुछ 20 सेकेंड्स में लॉक होती है, तो आप उस स्क्रीन टाइम को ना 5 सेकेंड्स पे कर दो। जितने टाइम पे आप पासवर्ड डाल के उसको खोलोगे, उतने टाइम में वो दोबारा ऑफ हो जाएगा, ओके। ठीक है। उतने टाइम में वो स्क्रीन दोबारा ऑफ हो जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा कि अरे ये तो बार बार ऑफ हो रहा है, बच्चा फ़ोन फेंकना शुरू कर देगा कि मुझे चाहिए ही नहीं है। तो आप एक ये प्रैक्टिस में डाल सकते हो। बच्चे को बहुत ज़्यादा बुक्स, ग्राफिक्स, जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं, आप उन पे डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा सेंसरी टॉयज़ आते हैं, लाइक लाइटनिंग टॉयज़ आते हैं, साउंड टॉयज़ आते हैं, आप उनके साथ एंगेज कर सकते हो बच्चों को। आप खुद मिमिक करो, डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट करो, बच्चे को एंटरटेन करो। तो उसके थ्रू भी बच्चे की थोड़ा स्क्रीन वाली जो हैबिट है या एडिक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है। मोटा मोटा यही कि जितना हो सके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। करेक्ट, ये नहीं कि उसको स्क्रीन दे दी, वो अपना स्क्रीन में बिजी, तुम अपना अलग करेक्ट। बिजी। देखो, जितना टाइम आप उसके साथ बिताओगे उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। नहीं तो बच्चे क्या हो रहे हैं, स्क्रीन देख देख के रोबोटिक हो रहे हैं। जितना वो स्क्रीन से सीख रहे हैं उतना उतना ही वो चीज़ें कर पा रहे हैं। एंड वो सीख क्या रहे हैं, वर्स्ट चीज़ें, बिहेवियर्स। स्क्रीन पे अब बच्चे को नहीं पता ना ये मेरे देखने का कंटेंट है कि नहीं है, मेरे को ये देखना है कि नहीं देखना, क्योंकि फ़ोन आपसे बच्चे से बच्चे की एज नहीं पूछ रहा कि आपकी एज कितनी है तो मैं आपको वही कंटेंट दूंगा। उसमें भी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे क्या रील बना रहे हैं। हम लोगों के पास अभी रिसेंट में एक केस आया है, एक 3.5 साल की बच्ची ये बोल रही है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे खाना खाना है। इमेजिन, एक 3.5 साल की बच्ची ये बोल रही है। फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी सोबर, ठीक है। कहाँ से सीखा, स्क्रीन से सीखा। एक छोटी सी बच्ची है, 6-7 ईयर्स की होगी, वो ये कंटेंट बनाती है और वो कंटेंट हमारे बच्चे पिक करते हैं जो ये इतना ज़्यादा स्क्रीन एडिक्ट है, एंड वो अप्लाई कर रहे हैं। इवन हम लोग शौक थे कि 3.5 साल का बच्चा ये बोल रहा है, उसको एक मीनिंग पता है, मेरी मदर की डेथ हो गई है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे कोई खाना खिला दो। ऐसे बच्चे हैं। ओके। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे की आपने, जो अभी आप जिस करियर में हो? जो मेरे एक कोच थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया स्पेशल एजुकेशन के बारे में, उन्होंने मुझे बताई चीज़ें, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं इन बच्चों के बारे में और पढ़ने लगी, समझने लगी कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे इसके कॉलेजेस हैं, कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ में ये लोग मतलब डिप्लोमास कराते हैं या बैचलर्स कराते हैं, सारा फिगर आउट करके देन आई मतलब मेकअप माई माइंड कि नहीं, मुझे अब स्पेशल एजुकेशन में ही जाना है एंड मैंने ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ ही डील करना है। तो जब मैं इस फील्ड में घुसी तो मैंने डिफरेंट न्यूरो डाइवर्स बच्चे देखे, तो मुझे थोड़ा सा उनके मतलब लाइक उनके साथ एक अटैचमेंट हुआ, उनके साथ एक लिंक हुआ, देन आई स्टार्ट। तो ये जो जैसे आपने बताया ऑटिज्म, क्या होता है ऑटिज्म में? सी, ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके। सो इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम जिसके अंदर बच्चों के जो सिम्टम्स हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। लाइक हर एक इंडिविजुअल एक अलग सिम्टम शो करेगा। बहुत सारे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते, बच्चों को बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ भी। तो अगर हम ऑटिज़म की बात करें, ऑटिज़म बहुत बड़ा है। अगर हम उसको समझने जाएंगे, ऑटिज़म इज़ वेरी ह्यूज
सो अगर अगर किसी को जैसे कुछ भी ना पता हो ऑटिज्म के बारे में, उसको 2 वर्ड्स में बताना हो, एक लाइन में बताना हो। अगर हम ऑटिज़म को समझना चाहते हैं तो अगर हम इसका हिंदी में एक वर्ड समझेंगे, स्वलीन, कि बच्चे अपने अंदर लीन रहते हैं। अगर मेरा मूड है तो मैं करूँगा, नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चे कुछ कर नहीं सकते। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उन बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो हम लोगों के भी वोकैब्स या किसी भी चीज़ को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, बट वो करना नहीं चाहते। उनका मूड होता है तो वो करते हैं, नहीं होता तो वो नहीं करते। सो मतलब आपके हिसाब से वो बच्चे इस दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? तो जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे होते हैं, हर बच्चा दुनिया को अलग तरीके से देखता है। हमने एक साइकोलॉजिकल चीज़ देखी है कि आपकी साइड से ये 6 है, हमारी साइड से ये 9 है। सेम थिंग, कि चीज़ें उनको भी दिखाई दे रही हैं, हमको भी दिखाई दे रही हैं, बट उनका वे थोड़ा सा अलग है। उनको क्या पता रेड कलर रेड ना दिख रहा हो, उनको वो ब्लू दिखाई दे रहा हो, बट कलर तो वो कलर ही है। करेक्ट। सो उन बच्चों के साथ यही चीज़ें होती हैं। इन बच्चों को कम्युनिकेशन हमें एक सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा दे देती है, बट उनको ये नहीं पता होता कि मुझे ये बोलना है अपनी मम्मा को तो मुझे ये मिलेगा कि मम्मा मुझे ये चाहिए। बच्चा क्या करेगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा। बट एज अ पेरेंट, एज अ अडल्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस टाइम पे वो बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, वो टैंट्रम किस रीज़न से आ रहा है, एंड हम उस टाइम पे उस बच्चे को किस तरीके से फीड कर सकते हैं कि आपको इस सेंटेंस का यूज़ करना है तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि मम्मा मुझे पानी चाहिए, ना कि आपको रोना पिटना है या अपने हेड को बैंग करना है या बिहेवियर शो करने हैं। हाँ, इन बच्चों के अंदर स्टबर्ननेस होती है, ज़िद होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको एक्सप्रेस कैसे करना है अपने आप को, तो वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने अपने बच्चे को कभी आइसक्रीम खिलाई, बच्चे को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, अब बच्चा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मम्मा मुझे ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, मुझे खानी है, और तो वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यू बोलता रहेगा आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, रिपीट वे में वो बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। वो ये बोल सकता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए या मुझे खानी है, मुझे अच्छी लगी। जब आपको उसके डिकोड नहीं कर पाओगे, उसने क्या करना है, रोना है, सर मारना है, ज़मीन पे लेट जाना है, फैलना है, चिल्लाना है, तो वो क्या होगा, बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड तब आपको समझ आएगा, अच्छा आइसक्रीम आइसक्रीम बोल रहा है, आइसक्रीम दे दो। आपने आइसक्रीम दे दी तो बच्चे की कंडीशनिंग क्या हुई, ओके मेरे ये ज़िद करने से, रोने पिटने से, हेड बैंग करने से मुझे आइसक्रीम मिली है, तो नेक्स्ट टाइम अब उसको कुछ भी चाहिए होगा तो वो सेम बिहेवियर थ्रो करेगा, तो उसका पैटर्न बन जाएगा बिहेवियर का। तो इस तरीके से बच्चा बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं। तो जब आपने जैसे बच्चों का बताया, जब आपने अपना करियर शुरू किया था, उस टाइम के अवेयरनेस में और आज के अवेयरनेस में, मैं टोटल आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड? मुझे इस फिल्म में 9 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, 9 ईयर्स। हाँ, मुझे इस फिल्म में 9 ईयर्स हो चुके हैं। सो ड्यूरिंग दीज 9 ईयर्स बच्चों को जो एक अवेयरनेस में ना, तब के और अब के क्या फ़र्क आया है? देखो, अवेयरनेस की अगर हम बात करें और बच्चों की बात करें, पहले का रेशो जो था वो रेशो भी कम था। अगर हम एक स्टडी की बात करें जो यूएस से हुई है, उस स्टडी के अंदर 44 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक या न्यूरो डाइवर्स निकलता था। बट अभी का जो करंट स्टेज है, इट्स 34 में से एक बच्चा न्यूरो डाइवर्स है। ओके। या 2018 में जो इनका स्ट्रेंथ था वो 1:44 था, एंड नाउ इट्स 1:34। तो जब रेशो कम, मतलब रेशो बढ़ता जा रहा है बच्चों का, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। आफ्टर कोविड भी मतलब ये चीज़ें हमने देखी हैं। कोविड टाइम पे पेरेंट ने अपने बच्चों को बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि लॉकडाउन था, सब लोग घर पे थे, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बहुत क्लोजली देखा है। अब उनको ही अपने बच्चे को मैनेज करना था, उन्होंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, गूगल करना शुरू किया, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, बच्चों के बारे में जानना शुरू किया कि बच्चा ये बिहेवियर कर रहा है, ये सिम्टम्स कर रहा है। तो उस टाइम पे ये एक पॉजिटिव चीज़ थी कि पेरेंट ने अपने बच्चों को समझा कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, इस बारे में अवेयरनेस बढ़ी। एंड आफ्टर कोविड बच्चों के असेसमेंट्स होना शुरू हुए, लोग इसके बारे में और वोकल हुए, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इसके रील्स आने लग गए, फेसबुक पे इसके मतलब लाइक अपलोड ज़्यादा बढ़ गए कि न्यूरो डाइवर्सिटी क्या होती है, ऑटिज़म क्या होता है, ADHD क्या होता है, जो कि बिफोर कोविड नहीं था।
अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, जो ये रील्स का ट्रेंड आया है, ये ड्यूरिंग कोविड टाइम आया है। उससे पहले रील्स का ट्रेंड भी नहीं था। तो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म था अवेयरनेस का। सो इससे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिली है। एक अपने तरीके से हम देखें, सो आपके हिसाब से कैसे, क्या मतलब रीज़न है जो ये केसेस बढ़ रहे हैं कि बच्चे पहले कम थे और अब आज की डेट में ज़्यादा हो रहे हैं? देखो, अगर हम न्यूरो डाइवर्स बच्चों की बात कर रहे हैं, तो केसेस बढ़ने का जो रीज़न है, हमारा जो अभी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओके। जो चीज़ न्यूरोलॉजिकली है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। ओके। अब पहले के टाइम में बच्चे स्क्रीन्स इतना नहीं देखते थे, अब बच्चे स्क्रीन एडिक्ट हो चुके हैं। बच्चों का शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा हाई है। बच्चे बाहर प्लेग्राउंड्स में खेलने नहीं जाते हैं। कोविड टाइम में केसेस बढ़े हैं बिकॉज बच्चों को उनका एक सोशल डेवलपमेंट नहीं मिला है, सोशल एक्सप्लोजर नहीं मिला है, बच्चे घर में ही रहे हैं। तो उनके साथ क्या हुआ है, जब उनको एक्सप्लोर करने को ही चीज़ें नहीं मिली हैं तो डेवलपमेंट बहुत स्लो हो गया है। ऊपर से जो हमारे पेरेंट्स का मतलब वर्क कल्चर है, अब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। मतलब जो पेरेंट है हमारे, वो दोनों वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चे को देखने के लिए। मेड्स के भरोसे बच्चे पाले जा रहे हैं, या फिर बच्चे के स्क्रीन दे दिया जा रहा है कि चलो आप स्क्रीन एंजॉय करो, हम अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट अगर हम एक पर्टिकुलर कॉज की बात करें सो वो हम नहीं बता सकते कि ये जो ऑटिज़म है या ADHD है बच्चों में इतना ज़्यादा क्यों है। और ये ADHD क्या होता है? ADHD जो होता है, ADHD के अंदर बच्चे का अटेंशन एंड बच्चे के अंदर जो हाइपर अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है एंड हाइपर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ओके, सो इज देयर एनी फुल फॉर्म ऑफ ADHD और या समथिंग? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऑनलाइन क्लासेस, इसका कितना बड़ा रोल रहा है? दो तरीके से, एक तो एजुकेशन हो गया उनका कि कितना वो पढ़ रहे हैं, वो हमें भी हम जानते हैं उसके बारे में ठीक है, हाँ। और दूसरी चीज़ उनके बिहेवियर पे क्या है, क्योंकि बहुत, अब मैं फ़ोन लेके बैठता हूँ और इवन ये अडल्ट्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, अगर उसके बीच में नोटिफिकेशन आ गई, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ गई, तो काम पता लग जाता है और बाद में पता चलता है कि अरे ये वाला काम भी करना था, है ना। सो उस हिसाब से कि ऑनलाइन क्लासेस आने से कोविड टाइम में हुआ ये सब, और एजुकेशन भी ज़रूरी थी, उसने कितना इम्पैक्ट डाला इन सब पे? अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, जो हमारा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें बच्चों के कॉग्निशन पे बहुत फ़र्क पड़ा है। बच्चों की लर्निंग जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं। अगर हम स्पेशल नीड बच्चों की बात करें सपोज़, तो हमारे स्पेशल नीड बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें लैक करी हैं। जैसे उनका सेंसरी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ऑनलाइन आप सेंसरी इनपुट्स नहीं दे सकते बच्चे को, उनका सेंसरी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनको इमोशनल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, बच्चों का बिहेवियर बढ़ा एंड ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम उनका इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम डिक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे बच्चों का स्क्रीन इंक्रीज़ हो रहा है। बट उस टाइम पे लॉकडाउन पे आई थिंक दिस वाज द बेस्ट वे। सी, बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी दिस वॉज द बेस्ट वे, बट बुरा भी नहीं था पर अच्छा भी नहीं था। बट वही ना कि अब आपको बच्चों देखो, को अब हमारे पढ़ाना भी है ना, बच्चे को पढ़ाना भी है। और ऊपर से बाहर से कोविड जैसी एक महामारी जिसको बोलते हैं वो भी चल ही रही है। बट उस टाइम मेरे हिसाब से ये हो सकता था कि वो चीज़ लिमिटेड कर देते। देखो, अगर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करें, अगर हम स्पेशल नीड्स की बात करें तो उनके साथ डिसएडवांटेजेस बहुत थे। हाँ। क्योंकि उनको थेरेपीज नहीं मिल पा रही थी, सब शट डाउन था। हाँ। ऑनलाइन आप थेरेपीज कैसे करोगे, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, आप उनको गाइड कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे करो, बट एक प्रॉपर फुलफिलमेंट होता है, आप वो नहीं दे पा रहे। बच्चों के अंदर बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, जैसे ADHD की हमने बात करी, वो बच्चे बैठते ही नहीं है। आप स्क्रीन के आगे उनको कैसे बैठा सकते हो? मदर के उससे देखते हैं पर्सपेक्टिव से, अब किसी मदर को काम करना है। सो जब हम पैदा हुए थे हमारे टाइम पे, और अब आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी मदर को क्या, थोड़ा सा अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, ये ले फ़ोन दे दिया, वो अपना फ़ोन में लगा पड़ा है। और हम उस टाइम पे थे, हमें तो कुछ और एक्टिविटी में डाल दिया जाता था। और अभी क्या है, अरे आप रो रहे हो, ये लो स्क्रीन ले लो, खाना नहीं खाना, ये लो स्क्रीन ले लो। पेरेंट रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं, अच्छा खा नहीं रहा, स्क्रीन दे दो, रोएगा, परेशान करेगा। आप मीटिंग में हो, बच्चे को स्क्रीन दे दो, उसके ऑल्टरनेटिव्स निकालो। बच्चे, बहुत सारे टॉयज़ हैं जो बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, बहुत सारे सेंसरी टॉयज़ हैं जो स्पेशल नीड बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, और अदर हमारे जो बच्चे हैं उनको भी इंगेज कर सकते हैं टॉयज़।
तो उनके लिए बहुत सारी अभी बुक्स आ रही हैं जो एजुकेशनल भी हैं एंड हेल्पफुल भी हैं। तो पेरेंट्स कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देखता, ये ईजी लगता है पेरेंट को कि चलो ये दे दिया, हो गया, छुटकारा मिल गया। लेकिन जब पेरेंट्स और बच्चा दोनों ही मेंटली थक जाए कि एक यहाँ से बच्चा कोशिश कर रहा है समझाने की, ठीक है, बट वो कन्वे नहीं कर पा रहा अपने थॉट्स को, एक बिहेवियर जो होता है, और सामने से पेरेंट भी थक जाता है कोशिश कर करके, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, हमें इंटरनली मोटिवेट रहना चाहिए अपने बच्चे के टुवर्ड्स, क्योंकि अगर हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करें, ये एक बहुत लॉन्ग मतलब लंबी जर्नी है जिसमें आपके अपने बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे की नीड्स को समझना पड़ेगा। अगर दोनों ही एक दूसरे पे गिव अप कर देंगे तो बच्चे की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। जब पेरेंट ही बच्चे को नहीं समझेगा तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? क्योंकि बच्चे के साथ ऑलरेडी कंसर्न्स हैं, वो ट्राई कर रहा है। अगर वो ट्राई कर रहा है तो आपको भी ट्राई करना पड़ेगा, और बच्चे से ज़्यादा ट्राई करना बच्चे से पड़ेगा, ज़्यादा क्योंकि वो ट्राई तो बच्चा करना है ना, पड़ेगा। करेक्ट। और आप तो उसके पेरेंट हो। इन द एंड ऑफ द डे वो आपका ही प्रोडक्ट करेक्ट है ना, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। करेक्ट। आपको समझना पड़ेगा एक दूसरे पे गिव अप करके, या बच्चे अपने बच्चे पे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो करते हैं। और सपोज बच्चे थेरेपीज़ के लिए आ रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं मैम अब हम थक गए, अब हम कहीं नहीं लेके जा सकते इनको। हम तो आपके पास लेके आए हैं, अब आप ही देखो। देखो भी नहीं, वो लाना भी बंद कर देते हैं। अगर हम भी कर रहे हैं, बच्चे के अंदर थोड़े इम्प्रूवमेंट आने लगती है, और कभी बच्चे का एक, बच्चों के अंदर भी डाउनफॉल्स होते हैं। थेरेपी के टाइम पे भी बच्चों के अंदर डाउनफॉल्स आ सकते हैं। तो उस टाइम पे भी पेरेंट का क्या होता है, मैम ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, 4 साल से 5 साल से 6 साल से हम थेरेपी करा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया और अपने हाल पे हम खुद जी रहे हैं। सो पेरेंट्स के वर्ड्स होते हैं, वो गिव अप कर वो चुके गिव अप होते कर चुके हैं अपने बच्चों पे। एंड एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो बच्चा एक रूम में लॉक होता है, या कोई केयर टेकर उसको देख रहा होता है, बस उसकी जो बेसिक नीड्स है, खाना खिलाना, वॉशरूम ले जाना, नहलाना, पेरेंट बस वहीं तक सीमित होता है। उसके बाद उसको उस बच्चे के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या वो उस बच्चे के लिए फिर कुछ करना ही नहीं चाहता। बस वो अपनी बेसिक चीज़ें समझता है कि इसे खिला दिया, हो गया। हैं। और अगर नहीं कुछ करता तो उसको स्क्रीन दे दो। अब ये पेरेंट को समझना पड़ेगा कि स्क्रीन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जो आप कर रहे हो बच्चों के साथ, जो आप स्क्रीन दिए जा रहे हो बच्चों को, वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जैसे इसी को और थोड़ा डीप जाते हैं इसमें, स्क्रीन क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है बच्चों के ऊपर? स्क्रीन बच्चों के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट्स के, बच्चों के फोकस पे प्रॉब्लम आती है। जैसे कि उनकी ग्रोथ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? बच्चों की ग्रोथ पे इसका ही अगर हम मेंटल ग्रोथ की बात करें, या हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बच्चे की बात करें, तो उसके अंदर सारे होते हैं। अपना कॉग्निटिव होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, बहुत सारे इसके अंदर डोमेन्स आते हैं। ठीक है, देयर इज़ 8 डोमेन्स। तो उन सब पे इसका इम्पेक्ट पड़ता है स्क्रीन का। ठीक है, बच्चे का स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है, इमोशनल रेगुलेशन में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे ने ग्राफिक्स देखे हैं अभी तक। बच्चे की रेस्टलेसनेस हाई होती है, बच्चा एंशियस होता है, उसको पेशेंस लेवल बहुत ज़ीरो होता है। आजकल के बच्चे आपने देखे ना, अगर हमारे पेरेंट क्या होते थे, तुम्हें ये चीज़ चाहिए ना, इस डेट तक का वेट करो, अभी अभी चाहिए, अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए। या क्लास में फर्स्ट आके दिखाओ। हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते थे। हाँ। और अभी के बच्चे क्या है, मुझे अभी चाहिए का मतलब अभी चाहिए, आप अभी लाके दो। अगर आपने नहीं किया, बच्चे ने टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर दिया। फैल जाएगा वहीं ये पे। सारी चीज़ें स्क्रीन से ही इफेक्ट हो रही हैं। सो अगर एक जनरल टर्म में बोलूँ मैं, जैसे अभी आपने एक साइड इफेक्ट बताया था कि उनकी आई साइट वीक होती है, आई साइट वीक होती है, या और क्या चीज़ें होती हैं? कम्युनिकेशन, स्पीच डिलेज। बच्चों के अंदर जो आपने स्क्रीन बच्चों को दिया है, उससे बच्चों के अंदर स्पीच डिलेज आते हैं। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ 2-way थिंग। अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो बट बच्चे के साथ क्या है, बच्चा एक फ़ोन पे स्क्रीन देख रहा है, वो बिल्कुल ही खोया हुआ है उस स्क्रीन के अंदर। उसके वो कुछ यूज़ नहीं कर रहा, कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है। तो स्पीच डिले का एक ही कारण है कि पूरा टाइम बच्चे ने स्क्रीन देखा है, वहाँ से ही बच्चा बस सुन रहा है, चीज़ें अंदर ले रहा है, बट वो कहाँ एक्सप्रेस करे, वो कहाँ अपने वर्ड्स को बोले। तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना
क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं आजकल। हमारा कल्चर न्यूक्लियर फैमिलीज़ का है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, दोनों पेरेंट वर्किंग है, टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, तो बच्चा स्क्रीन से तो बात नहीं करेगा ना। करेक्ट। स्पेशल केयर की तरफ आते हैं हम कि वहाँ पे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो जब वो बच्चे डिस्टेंस बनाते हैं उन बच्चों से, सो उन पे क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरीके से इफ़ेक्ट? देखो, अगर हम न्यूरो डाइवर्सिटी की में जाएंगे, न्यूरो डाइवर्स बच्चों को देखें, देखो इमोशन तो उनके भी हैं, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, वो बात एक अलग है, बट वो भी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ें देख के सीखते हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो एक कम लेवल पे हो पर वो कर रहे हैं। जब आप बच्चे को एक इंक्लूसिव सेटअप नहीं देते, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और जिस टाइम पे मैं इस फील्ड में आई थी उस टाइम पे पेरेंट्स स्कूल्स में जो बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स, हमारा बच्चा ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, अच्छा। ये बच्चा तो मुंह में हाथ डाल रहा है, किसी को भी मार दे रहा है, अपने बाल नोच रहा है, दूसरे के बाल नोच रहा है, हमारा बच्चा भी ये सीखेगा, हमें नहीं पढ़ाना। तो अगर आप लोग मतलब उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को इंक्लूजन में नहीं लाओगे, उनसे डिस्टेंस करोगे, तो एक इमोशनल बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा। एक वो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत बुरा हो सकता है। बच्चा सोचेगा कि ये लोग मेरे लिए है ही नहीं, वो इमोशनल कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे वो रिकवरी फेज पे आएगा, जब तक आप उनको एक केयर नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे, उनको समझोगे नहीं, या उनको एक इंक्लूजन में नहीं लाओगे। बस हाँ ठीक है, स्पेशल नीड है, चलो ठीक है हम पढ़ा रहे हैं, दूर दूर रखो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो बच्चा सीखेगा कैसे अगर आप करेक्ट, वो उसको? सीखेगा कैसे? वो कैसे समझेगा ओ ये लोग भी हैं, मैं इनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, जो ये बच्चे कर रहे हैं मुझे भी वही करना है, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे हो तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, और कैसे आप रिकवरी डिमांड कर सकते हो? सो इसके अंदर जो स्कूल की बात चल ही रही है यहाँ पे, तो स्कूल काउंसलर का जो रोल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे? देखो, अगर हम प्री स्कूल में काउंसलर्स की बात करें और हम एक फॉर्मल स्कूल में काउंसलर्स की बात करें, तो एज अ प्रोफेशनल मुझे ऐसा फील होता है कि जो हमारे प्री स्कूल्स हैं उनके अंदर एक प्रोफेशनल टीम होना बहुत ज़रूरी है। एक काउंसलर होना, स्पेशल एजुकेटर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे बच्चा प्री स्कूल जाता है उसकी एज क्या होती है? 2 इयर्स। अभी का पेरेंट 2 ईयर्स से बच्चा को स्कूल भेजना शुरू कर दे, सो वो प्री स्कूल ढूंढता है। तो वहाँ पे बच्चे के जितने भी माइलस्टोन, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, उनको कैच करके, आइडेंटिफाई करके, उन पे उसका इंटरवेंशन स्टार्ट करके बच्चे के इम्प्रूवमेंट इन बच्चे की जो लाइफ को हम एक शॉर्ट वे में लेके आ सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, वो एज बहुत क्रूशियल एज होती है जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करके सिस्टमैटिक वे में बच्चे को चला सकते हैं। एंड स्कूल में जो बच्चे हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, जिनको चीज़ें समझ नहीं आती, या बच्चे सीखने में थोड़ा सा स्लो हैं, स्लो लर्नर्स हैं, हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, प्री प्राइमरी के टीचर्स हैं, उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उन लोगों को क्या लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, मूड नहीं होगा, पढ़ना नहीं चाहता, नालायक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स भी है। कुछ ही टीचर्स ऐसे होंगे जिनको चीज़ें समझ आती है कि नहीं, कुछ कंसर्न है, कुछ माइलस्टोन इसके क्लियर नहीं है। तो काउंसलर होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलर बच्चों को आइडेंटिफाई करेगा, बच्चों की चीज़ों को समझेगा, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल है, उसने इसी चीज़ पे स्टडी किया है, उसका काम ये है। तो जितना अर्ली हम डायग्नोस करेंगे उतना अर्ली हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्पेशल केयर के लिए जो बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को ढंग से, बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, तो वहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जब बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो हम बच्चे के साथ इमोशन रेगुलेशन थेरेपीज़ पे वर्क कर सकते हैं, बच्चे के इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। अब वो हम इमोशन रेगुलेशन उसके करंट सिचुएशन को देखेंगे,
ठीक है, उसकी थेरेपीज़ पे वर्क करेंगे, क्या इसको सेंसरी नीड की ज़रूरत है, ओटी की ज़रूरत है, इसको स्पीच की ज़रूरत है। तो जब ये सारी चीज़ें रेगुलेट होंगी, बच्चे का इमोशन रेगुलेशन होगा, बच्चे को डिफरेंट तरीके से सपोज़ फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम बच्चे को बता सकते हैं कि इस तरीके के इमोशन होते हैं, ये हैप्पी है, ये सैड है, ये एंग्री है, एंग्री टाइम पे हम इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा उन चीज़ों को अडेप्ट करेगा, पर हमें सिखाना पड़ेगा बच्चे को थ्रू द विजुअल कॉन्टैक्ट, थ्रू द ऑडिटरी। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से मॉडलिंग टेक्निक कि जैसे हम सपोज जैसे छोटा बच्चा होता है, हम ऐसे करते हैं ना, वो हमें सर्दी लग रही है, तो बच्चा सर्दी सर्दी हो थोड़ी रही है, हम उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इमोशंस को भी शो करेंगे कि मम्मा इज़ सैड, मम्मा इज़ हैप्पी, आई एम लो। तो इस तरीके से बच्चे को वो चीज़ फील कराई जाएगी या वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाएगा ताकि बच्चा वो सीखे। पर ये चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे सीखी जाएंगी बच्चे के में, ये नहीं कि एकदम से ओवरनाइट चेंज आ जाए। सो इट्स अ मतलब लाइक लॉन्ग वे थिंग। और अगर वो बच्चा ये सारी चीज़ें बोल ना पाए, ठीक है, तो उनके बिहेवियर में किस तरीके से शो होता है ये? देखो, जब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इवन बच्चा क्या, अगर हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हमारे आउटबर्स्ट कैसे होते हैं? सपोज मैं हमारी स्लैंग लैंग्वेज में ही समझाती हूँ। हम तो एक चीज़ करते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। करेक्ट, हम स्टेटस लगा देते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं, डीपी हटा देते हैं। डीपी हटा देते हैं। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे। हाँ इन केस आपके बॉस ने आज आपको डांटा है, हाँ ठीक है, बॉस पे आप चिल्ला नहीं सकते हो क्योंकि वो कहेगा चलो टाटा बाय बाय। बॉस पे आप चिल्ला नहीं सकते हो। आप क्या करते हो, घर पे आप आते हो, थोड़ा सा इनपुट किसी और ने दिया, ओ आज तो तुम लेट आए हो, कहाँ थे, ठीक है, आज तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें काम बोला तो तुमने नहीं किया। तो वो क्या होता है, ऑलरेडी हमारा हम ट्रिगर होते हैं किसी चीज़ से। हमारे बॉस ने हमें ट्रिगर किया होता है, हम ऑलरेडी ट्रिगर हैं। घर पे आके वो ट्रिगर को और ज़्यादा स्टिमुलेशंस दिए जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा आउटबर्स्ट निकल जाता है उन लोगों पे। गुस्सा कहीं और का था, वो इमोशन कहीं और से रेगुलेट हुआ था, बट आउटबर्स्ट किसी और पे हुआ है। सेम बच्चों के साथ होता है। जब बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो इमोशंस बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो बिहेवियर क्या हो सकते हैं, हिटिंग हो सकता है, हेड बैंगिंग हो सकता है, क्राइंग हो सकता है, फ्लोर के ऊपर रोना पिटना मचा सकता है बच्चा। जो बहुत कहते हैं कि क्रैंकी हो रहा है ये। क्रैंकी हो सकता है बच्चा, हाइपर एक्टिविटीज़ शो कर सकता है, चीज़ें फेंकना, मतलब डिपेंड करता है बच्चा उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को काम डाउन करने को ट्राई कर रहा है, अपने इमोशंस को किस तरीके से वो रिलीज़ कर रहा है। और इससे एक चीज़ निकल के आती है कि जैसे आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत वायरल कंटेंट हो जाता है पेरेंटिंग को लेके, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। सो इससे मतलब जो एक वायरल कंटेंट है और उस चीज़ को पेरेंट वो बच्चे को देख के फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक रील को देखी, एक सिंपल वे में रील देखी तो हम ऐसे करेंगे, हम आज से ऐसे करेंगे। बट ये कितना मतलब सच है, इसके अंदर कितना झूठ है कि आपको ने एक वायरल कंटेंट, वायरल रील देखी और उसके बाद आपने वही चीज़ डेली इसमें थोप दी बच्चे के ऊपर, नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए। देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यूरो डाइवर्सिटी में हर इंडिविजुअल अपने अलग ट्रेड्स लेके चल रहा है। तो ये चीज़ पेरेंट्स कैसे समझें? पेरेंट्स को हमें उतना ही ज़्यादा अवेयर करना है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में अपने थेरेपिस्ट से पूछना है कि हमारे बच्चे को ये है, क्या हम इसको बच्चे को करा सकते हैं, हमने ये एक्टिविटी आज देखी है फॉर अटेंशन और फोकस, क्या हम ये बच्चे को करा सकते हैं घर पे। तो उसको एक कॉन्फर्मेशन अपने थेरेपिस्ट से लेनी पड़ेगी। या तो वो पेरेंट इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो कि उसको बच्चों को पता है कि मेरे बच्चे में अटेंशन इशू है, तो हम ये अटेंशन वाली एक्टिविटी उसको करा रहे हैं। मेरे बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ है, तो हम उसको सेंसरी, आप सेंसरी में भी बच्चा ऑडिटरी सीख करता है। कुछ पेरेंट होते हैं बच्चा विजुअल सीख करता है, उसको ऑडिटरी दिए जा रहे हैं कि हमने ये देखा था, इससे बच्चा काम होता है। बट बच्चे का जो सीकिंग है वो विजुअल सीकिंग है। बच्चे की आइज़ के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है जो उसकी आइज़ को, उसके विजुअल सीकिंग को कम कर सके। बट पेरेंट ने वो कंटेंट देखा कि वो इससे बच्चा काम होता है, तो उसने वो दे दिया। पर पेरेंट को ये समझ नहीं आया कि मेरे बच्चे की जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो डिफरेंट है। तो जितना हम कंटेंट देख रहे हैं सब बुरा नहीं होता, आपको करवाना चाहिए अपने बच्चे को,
पर एक हेल्प के साथ आपको अपने थेरेपिस्ट, अपने प्रोफेशनल, अपने डॉक्टर से एक बारी कंसर्न करना चाहिए कि हम ये करा सकते हैं अपने बच्चे को, ये इसको हेल्प करेगा इम्प्रूवमेंट में, इसके डेवलपमेंट में। तो एक वैलिडेशन आपको अपने प्रोफेशनल से लेना चाहिए। बट ओवरऑल यही समझ आ रहा है बच्चे के केस में भी स्क्रीन एक जड़ है वहाँ पे, और यहाँ भी स्क्रीन का ही सी अगर देखा जाए तो अभी वाली जो, अब अगर पेरेंट इस बारे में पढ़ रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं तो अवेयरनेस ऐसे ही आ रही है। आफ्टर दिस इंस्टाग्राम, फेसबुक, अवेयरनेस ऐसे ही आई है। वरना अभी से हम 15 साल पहले की बात करें, नो वन नोज व्हाट इज ऑटिज्म, यस नो वन नोज। लोगों ने सबको एक कैटेगरी में रखा था, ये बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, इस बच्चे को, ये मेनली जो टर्म यूज़ करते थे, ये पागल है, इसको समझ नहीं आता। हाँ सब यही टर्म यूज़ करते थे। Correct, उनको correct. नहीं पता हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के जो इश्यूज हैं वो अलग हैं। सो जैसे एक फैमिली है, ठीक है, वहाँ पे 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चे को एक्स्ट्रा केयर मिलती है, तो इससे क्या दूसरे बच्चे पे कितना फ़र्क पड़ता है? क्या वो नेग्लेक्टेड फील करता है? बच्चा इमोशनली, अगर बच्चे के इमोशंस अगर इतने स्ट्रॉन्ग है, वो समझ पा रहा है कि अच्छा मेरे घर में अभी एक छोटा भाई बहन आया है, उसकी केयर हो रही है, मुझे थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ या ग्रोन अप हूँ, ये सारा का सारा बच्चे के इमोशन रेगुलेशन पे है। आपने बच्चे को किस तरीके से उस एनवायरनमेंट के लिए रेडी कर रखा है। अगर हम स्पेशल नीड केसेस में भी देखें तो हमें बच्चे को किसी भी एक छोटे से छोटे इवेंट के लिए भी ना पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि उसके जो कॉजेज़ हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं वो थोड़ा सा कम आए। सपोज़ अगर मुझे बच्चे को, हमारे घर में हमें पता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है एंड हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेशल नीड बच्चा है, तो हम उसको विजुअल दे सकते हैं कि ओके अभी एक छोटा बेबी आएगा, उसकी केयर हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे। उसको पहले से ही प्रिपेयर करना है। जहाँ पे वो 100 टाइम्स ज़्यादा रिएक्ट करेगा, वहाँ पे वो 50 टाइम्स ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसका माइंड प्रिपेयर किया है। तो किसी भी केस में बच्चे का माइंड एंड इमोशनल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको पहले से ही इस फॉर्म में रखोगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो रेडी रहता है। और ये रिएक्शन से एक चीज़ यहाँ पे जो समझ आती है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके टाइम पे तो ये सब नहीं था, ठीक है, होगा भी तो मुझे नहीं पता। उनके टाइम पे भी था, पर चीज़ें बहुत कम थी, मतलब इतना वो निकल के नहीं आ रही थी जितना आज है। और आज लोगों के पास इतने मतलब रील्स है और सोशल मीडिया है, तो उस टाइम तो सोशल मीडिया तो 4 लोग बैठ के बात करने, वही एक इस तरीके उस टाइम का जो लोग सोशल होते थे उस तरीके से होते थे, पार्टीज़ वगैरह और ये सारी गैदरिंग्स में। सो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स का रोल किस हिसाब से काम करता है यहाँ पे, कि एक पॉजिटिव वे में भी और एक नेगेटिव वे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज़ को, तो ये यहाँ पे किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, अगर एक स्पेशल नीड बच्चा एक जॉइंट फैमिली में है, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है एंड एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। जहाँ पे थेरेपिस्ट, स्कूल और पेरेंट बच्चे को एक चैनलाइज वे में लाना चाह रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड वे में लाना चाह रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स उस चीज़ को ना समझ नहीं पाते। अगर मैं नेगेटिव चीज़ बोलूँ तो कि ग्रैंड पेरेंट्स समझ नहीं पाते। अगर बच्चा सपोज बोल नहीं रहा है, स्पीच डिलेड है एंड बच्चे के साथ अदर कोई कोमोबिलिटीज़ हैं, तो ग्रैंड पेरेंट क्या कहेगा, अरे इसके पापा भी लेट बोले हैं, तुम छोड़ दो ना उसको, क्यों थेरेपीज़ के लिए लेके जा रहे हो। पेरेंट इनिशिएट कर रहा है बच्चे के कि मैं इसको थेरेपीज़ पे लेके जाऊँ, इम्प्रूवमेंट आएगा, बट ग्रैंड पेरेंट क्या कहते हैं, तुम क्यों लेके जा रही हो, उसके पापा ने भी लेट बोला था, वो भी बोल लेगा। हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसको अगर थेरेपीज़ के लिए नीड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, ग्रैंड पेरेंट, सब बच्चे तो शैतानियाँ करते हैं, वो भी कर रहा है, तो क्या बड़ी बात हो गई, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो। तो ग्रैंड पेरेंट पेरेंट्स को रोकते हैं कि बच्चा ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। बट अगर मैं एक पॉजिटिव चीज़ की बात करूँ तो पॉजिटिव ये होता है कि अगर दोनों पेरेंट वर्किंग है, बच्चे के पास एक हेल्प सपोर्ट है। पेरेंट थेरेपीज़ पे नहीं लेके जा सकते, ग्रैंड पेरेंट, हमारे पास ऐसे भी पेरेंट है जो ग्रैंड पेरेंट लेके आ रहे हैं बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनको थेरेपीज़ पे लेके जा रहे हैं, पार्क्स लेके जा रहे हैं, उनको सोसाइटी एक्सप्लोर करा रहे हैं, उनके साथ पूरा दिन खेलते हैं, बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चा
नानीज़ के भरोसे नहीं है या स्क्रीन के भरोसे नहीं बैठा है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। ऐसा कोई आपने रियल लाइफ एग्जांपल कोई बताइए हमें, आपके पास तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे ऑब्वियसली, कि जहाँ पे एक बच्चे की लाइफ बेटर हुई हो। या वी हैव। सो हमने अभी से 3 इयर्स बैक एक बच्चा डायग्नोस किया था। पेरेंट ऑलरेडी उसका असेसमेंट करा चुका था। पेरेंट ने असेसमेंट कराया, बट एक होता है ना, हम सोसाइटी में क्यों बताएं हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा ASD है, उसको ऑटिज़म है, हम क्यों सोसाइटी में दिखाएं। सो हमारा असेसमेंट कैम्प था, हमने बच्चे को डायग्नोस किया, पेरेंट के साथ डिस्कस किया कि हमें ये चीज़ें बच्चे के अंदर अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रही हैं या बच्चे के माइलस्टोन्स क्लियर नहीं है। सो आप एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए जाओ। दैट टाइम पेरेंट होल्डर्स की मैम आपने मतलब डायग्नोस जो किया है या जो आपका जर्नल ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है, हमने असेसमेंट कराया है, सो हम चाहते हैं हम थेरेपीज़ कराएं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट ने एक्सेप्ट किया कि मेरे बच्चे को ASD है, मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। एंड अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, स्टेप एक्सेप्टेंस के बाद, कि उसने थेरेपी शुरू करी। थेरेपी स्टार्ट हुई, बच्चे ने थेरेपीज़ करना शुरू किया। वो बच्चा नॉन वर्बल था, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। नाउ ही इज़ दैट मच एक्सप्रेसिव कि वो अपने फादर को बोलता है, डैडी आई वांट टू गो टू लंदन, और वो भी फुल एक्सेंट में कि मुझे लंदन जाना है, मुझे ये नहीं करना, ये खाना है। सो उसको 2.5 साल लगा उस रिकवरी में कि वो अपने इमोशंस को समझ पाया, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाया, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, एंड फिज़िकली उसका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो चीज़ों को टाइम लगा, बट अभी वो एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे ही इज़ डूइंग गुड, या ही इज़ डूइंग वेरी गुड, बट टाइम लगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी हर केसेस में 2 से 2.5 साल लगते हैं। एक इंडिविजुअल है, बच्चों के अपने लेवल्स होते हैं, किसी का माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, सबके अपने डिफरेंट लेवल है। एनवायरनमेंट आप कैसा प्रोवाइड कर रहे हो, थेरेपीज़ उसकी कैसी चल रही हैं, स्कूल क्या सपोर्ट कर रहा है, पेरेंट क्या सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी IPs कैसी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करता है बच्चे के इम्प्रूवमेंट में। सो इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो फिज़िकल जो एक्टिविटी है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है? या जैसे एक बच्चा थेरेपी ले रहा है, ठीक है, बट उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और एक बच्चा है जो थेरेपी भी ले रहा है और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, ये दोनों केसेस में। देखो, अगर हम हाइपर एक्टिविटी केसेस की बात करें, अगर क्योंकि जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज़, न्यूरो डाइवर्सिटी, डाइवर्स वर्ड आ गया है तो बहुत ज़्यादा है। तो हम पर्टिकुलर केसेस को लेके चलते हैं। सपोज़ अगर ADHD बच्चा है, अटेंशन नहीं है, हाइपर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ना आप उसको कोई फिज़िकल एक्टिविटी करा रहे हो, ना आप उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी दे रहे हो, बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, आप कैसे उसकी हाइपर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करोगे? पेरेंट्स का होता है नहीं बस मैम आप इसको लिखना सिखा दो, बट आप उसके पीछे भी तो देखो, बच्चे को बैठना आता है, बच्चा बैठ ही नहीं रहा, उसकी हाइपर एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा है, आप उसको लिखना कैसे सिखा सकते हो? आप इसे बोलना सिखा दो। आप बोलना कब सीखते हो? जब आपका अटेंशन हो, जब आप बैठो, आप ध्यान से चीज़ों को सुनो, तब आपको बोलना आएगा, क्योंकि आप समझ के चीज़ें बोल रहे हो। नहीं, बच्चा बैठ ही नहीं रहा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, हाइपर एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा है, तो कैसे होगा? तो फिज़िकल एक्टिविटी मतलब डिपेंड करता है फिज़िकल एक्टिविटी का हर केसेस के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसकी नीड्स के ऊपर। कुछ बच्चों में उसका नीड होता है जो हमें फुलफ़िल करना है, कुछ को ज़रूरत नहीं भी होती। बट अगर हम इन जनरल बात करें, फिज़िकल एक्टिविटी सबके लिए बेटर है। सबकी लाइफ में एक फिज़िकल एक्टिविटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बार तो ये होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते उस चीज़ को, कि उन्हें लगता है अरे इरिटेट हो रहा है, बट वो उसके बिहेवियर के पीछे की वजह नहीं जान पाते। करेक्ट। देखो, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो बिहेवियर का एक मॉडल है ABC, ठीक है, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। सो इट्स अ मॉडल। जब हम बिहेवियर को अगर देखो, फर्स्ट थिंग, हम किसी का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, आप किसी का भी बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हो। बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है, हम चाहेंगे तो हम वो कर सकते हैं, बट पेरेंट क्या करता है, मैम इसका बिहेवियर चेंज कर दो। बिहेवियर हमारे एनवायरनमेंट से आता है, बिहेवियर हमारे थ्रू जा रहा है। अब ABC जो मॉडल होता है, सपोज़ बच्चे ने स्नैच करना सीखा है, स्नैचिंग इज़ ऑल्सो अ बिहेवियर, कि मुझे ये चाहिए, मैंने छीन लिया,
मैंने ना पूछा, ना मैंने किया, या ना मैंने मांगा, ठीक है। स्नैच करना बच्चे ने सीख लिया। अब पेरेंट को क्या दिखाई दे रहा है? स्नैचिंग दिखाई दे रहा है। पीछे का एंटीसीडेंट नहीं पता, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, या आपने एज अ पेरेंट कैसे रिएक्ट किया, आपको नहीं पता। हमने क्या देखा? बिहेवियर। तो एंटीसीडेंट वो होता है बच्चे का बिहेवियर क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न। हाँ वजह क्या है? यस, दैट इज़ अ रीज़न। उसका वजह क्या है? सपोज मैंने स्नैचिंग सीखी है, कैसे सीखी? मैंने क्या कहते हैं, अपने पेरेंट्स को देखा। मेरे फादर ने मेरी मदर से उनका फ़ोन मांगा। उन्होंने कहा मैं भी कुछ अपने फ़ोन पे काम कर रही हूँ, मैं नहीं दे सकती। तो मेरे फादर ने खींच लिया। मैंने अपने फादर को ऐसे देखा। या मैंने अपने स्कूल में किसी बच्चे को देखा कि वो उससे पेंसिल मांग रहा था, उसने नहीं दी, उसने खींच ली। तो बोल के कुछ नहीं होता, खींच के मिल जाता है, स्नैच करके चीज़ें मिल जाती है। अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मुझे नहीं दे रहा ना, तो इससे अच्छा है स्नैचिंग सीख लो, ठीक है। तो बच्चे ने क्या देख के उसको सीख लिया, अडेप्ट कर लिया। अब वो क्या करते? बोलता नहीं है, क्योंकि उसने देखा क्या है, बोल के कुछ नहीं मिलता, छीन के सब मिल जाता है। तो बच्चे ने छीनना शुरू किया। अब अगर हम कॉन्सिक्वेंस की बात करें, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस डिपेंड करता है उस बिहेवियर के रिपीटेड टाइमिंग पे, अच्छा। कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है या वो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है। कॉन्सिक्वेंस उस पर डिपेंड करता है। तो सपोज़ बच्चे ने स्नैच किया, तो मम्मा ने क्या हंस के बोल दिया, अरे बेटा दे दो उसको, कोई बात नहीं। मतलब आपने, जिसने स्नैच किया, आपने उससे चीज़ लेने का ट्राई किया, उसने रोना शुरू कर दिया, आपने उसी को दे दिया। और उस बच्चे को समझाया जिसके हाथ से चीज़ छीनी गई है कि बेटा कोई बात नहीं ना, नया छोटा दिला है, देंगे, दे नया दो, दिला देंगे, नया दिला नया देंगे। दिला देंगे, या छोटा है, दे दो। हाँ। अब बच्चे का माइंड सेटअप क्या हुआ? ओके, छीन के चीज़ें मिल जाती हैं, उसको नहीं मिल जाएगी, मैं इससे छीन लेता हूँ, मैं स्नैच कर लेता हूँ, उसको तो नया मिल जाएगा। बच्चे की कंडीशनिंग हुई। जब ये 2-3 बारी रिपीट हो जाती हैं चीज़ें, एज अ कॉन्सिक्वेंस बच्चे ने अपना जर्नल कंडीशनिंग कर लिया, ब्रेन में जर्नलाइज कर लिया। उसने जर्नलाइज कर लिया, छीनो, मम्मा उसको नया दिला देगी, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये पैटर्न बच्चे ग्रैब कर लेते हैं इजीली। सो लेकिन जब प्रॉब्लम हो जाती है तब पेरेंट जाता है काउंसलर के पास। सो आप क्या सजेस्ट करोगे यहाँ पे कि प्रॉब्लम होने पे ही जा रहे हैं, तो उससे पहले आप सजेस्ट करोगे कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? एक 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 जो कहते हैं ना कि अर्ली सपोर्ट। देखो, अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल, अर्ली इंटरवेंशन। क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आ पाओगे, ठीक है। सबसे आप, किसी के लिए कोई कहता है कि हमें लेट पता चले, आपको जब भी पता चले कि आपके बच्चे को कुछ कंसर्न्स हैं या कोई भी इश्यूज़ है, कोई माइलस्टोन्स में इश्यूज़ हैं, आप उसी टाइम प्रोफेशनल की हेल्प सीख करो। आप उसी टाइम प्रोफेशनल की हेल्प से, ये मत सोचो कि थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं, क्या पता ये ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो टाइम ना, अगर आप 1 महीना वेट कर रहे हो ना, वो 2-3 महीने कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। वो 3 महीने का टाइम पीरियड आपने वेस्ट कर दिया। अगर आपको आज 2.5-3 साल की उम्र में लग रहा है कि मेरा बच्चा इसके हम उम्र के बच्चों के साथ मतलब मेरा बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है मेरे हम उम्र के बच्चों की साथ अकॉर्डिंग बहुत कम है, या फिर उसके पेयर ग्रुप के अकॉर्डिंग इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिलेड है, या ये नहीं कर पा रहा, आपका कंपैरिजन वहीं हो जाएगा कि ओके मेरे बच्चे के साथ कंसर्न्स हैं, मुझे डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, मुझे एक बड़ी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, एक हेल्प मुझे अभी सीख करनी चाहिए। तो आपको उसी टाइम अपने बच्चे मतलब बच्चे को लेके एक काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सो क्या कोई ऐसी बुक है या जो पेरेंट को हेल्प कर सकती है? देखो, अगर हम ऑटिज़म की बात करें, अगर कोई मतलब पेरेंट एक बुक रीड करना चाहता है तो ऑटिज़म नेम से एक बुक है, आप वो रीड कर सकते हो। एंड माई होल चाइल्ड एक बुक है, आप उसे रीड कर सकते हो। पेरेंट एंड बच्चों के बीच जो बॉन्डिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए इट्स अ जर्नल बुक, ये सारे पेरेंट्स रीड कर सकते हैं, लाइक कि एंग्री पेरेंट एंग्री चाइल्ड, इट्स अ बुक, सो यू कैन रीड दैट। उसके अंदर आपको एक वो मतलब एक्सपेक्ट मिलेगा कि आपको अपने बच्चे के साथ डील कैसे करना है। अगर बच्चा भी एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है और आप भी कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, बच्चा चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हो, आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है, इसका मतलब बच्चे के अंदर इतना लॉजिक नहीं है कि वो समझ सके सिचुएशन को।
बट एज अ अडल्ट आप भी वैसा ही बिहेव कर रहे हो. वो ज़िद कर रहा है तो आप भी ज़िद कर रहे हो. वो कह रहा है मुझे ये खाना है तो आप कह रहे हो ये नहीं खाना, ये नहीं मिलेगा. तो वो बुक आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी कि हाउ टू डील विथ योर चाइल्ड. जैसे तारे ज़मीं पे एक मूवी है और एक सितारे ज़मीं पे अभी एक आई है. सो जैसे पेरेंट ने काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी इसके बारे में. आप इसके बारे में क्या मतलब किस पे क्या कमेंट करना देखो चाहोगे? ऐसी मूवीज़ आई थिंक हमें और रिक्वायर्ड है. खाली तारे ज़मीन सितारे ज़मीं पे ही मूवीज़ नहीं है. लाइक बर्फ़ी मूवी है, माय नेम इज़ खान है. इन सब में कॉन्सेप्ट दिया है. मुझे ऐसा फील होता है कि हमें और मूवीज़ एंड इन सब चीज़ों के बारे में और वोकल होने की ज़रूरत है. इनके डेप्थ में जाने की ज़रूरत है. जितना हम डेप्थ में जाएंगे पेरेंट को और हमारी एक जो मतलब लाइक जो हमारी ऑडियंस है उसको समझ आएगा कि ये बच्चे अलग नहीं हैं, ये हमारे जैसे ही हैं. नीड्स अलग हैं बेशक, बट ये हमारे जैसे ही हैं. जैसे हमें इमोशंस समझ आते हैं उनको भी आते हैं. जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उनका भी हो रहा है. और जैसे मूवीज़ क्या होती है कि आपको एक नेशनल लेवल पे एक अवेयरनेस बढ़ाती है. करेक्ट. सो अब इस टॉपिक को देखा जाए इंटरनेशनली कि एक बाहर आउट ऑफ इंडिया इस टॉपिक को कैसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और इंडिया में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इस चीज़ को. अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो कॉन्सेप्ट वहाँ भी है यहाँ भी है. आई थिंक वहाँ पे जो अवेयरनेस लेवल है इट्स हाई. ठीक है. वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई है. लोगों को पता है क्या, हमारी फिल्म में एक चीज़ है कि जब हम बच्चे की टेक केयर की बात करते हैं ना, एक एग्जांपल है कि मेरे पास फॉरेन से कोई क्लाइंट आया. उन्होंने कहा कि मुझे एक रिक्वायरमेंट है एक थेरेपिस्ट की जो मेरे घर पे आके 4-5 आवर्स बिता सके मेरे बच्चे के साथ, ABA करा सके. ठीक है. बट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं, 4-5 घंटे के लिए कोई थेरेपिस्ट नहीं मिलता. अब 4-5 घंटे के लिए कैसे जा सकते हो? एक प्रोफेशनल कैसे जा सकता है? वो तो केयर टेकर का काम है बच्चा संभालना. उस बच्चे को खाना खिलाना केयर टेकर का काम है. उस बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कराना केयर टेकर का काम है. बट अगर हम यही कॉन्सेप्ट फॉरेन में देखें ना, तो थेरेपिस्ट ही बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करा रहे हैं, उसके मील टाइम पे वर्क कर रहे हैं, उसके एक्टिविटी ऑफ डेली रूटीन पे वर्क कर रहे हैं. बट इंडिया में ना अगर जब हम ADL की बात करते हैं तो थेरेपिस्ट थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं. तो मैं चाहती हूँ अगर बच्चे के ADL की बात भी आ रही है ना, तो थेरेपिस्ट को उतना ही एक्टिव रहना चाहिए जितना वो और चीज़ों में एक्टिव हैं. वो उसके सेंसरी के लिए एक्टिव हैं, वो एकेडमिकली एक्टिव हैं. अगर ADL की बात भी आ रही है, ADL के लिए भी एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस है बच्चों का. सो जैसे थेरेपीज़ हैं तो अब एक फाइनेंस उसमें बात करते हैं. ठीक है. फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पा रहे. सो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो क्या कर सकते हैं? देखो थेरेपिस्ट का मतलब थेरेपीज़ का कॉन्सेप्ट है, आपने सही बोला कि बहुत जगह ये एक्सपेंसिव भी है, बहुत जगह ये अफोर्डेबल भी है. डिपेंड्स कि वो थेरेपी सेंटर कैसे रन किया जा रहा है. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे थेरेपीज़ के लिए प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर रखे हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. तो पेरेंट वहाँ जाके भी थेरेपीज़ ले सकता है. बहुत सारे NGOs हैं जो पेरेंट थेरेपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते. बहुत सारे NGOs हैं, पेरेंट वहाँ जाके भी थेरेपीज़ ले सकता है. वो गूगल पे सर्च कर सकता है कौन से NGOs प्रोवाइड करते हैं थेरेपीज़, वो वहाँ भी जा सकता है. बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो बच्चों की थेरेपीज़ स्पॉन्सर करते हैं. सो बस वही चीज़ है कि हमें थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, या हमें और ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट से या जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप अवेल कर सकते हो. अभी तक की हमारी कॉन्वर्सेशन में आपने सारे आंसर्स आई होप कि काफ़ी लोगों को सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि किस तरीके से एक पेरेंटिंग और एक जो बच्चों का बिहेवियर होता है. अगर किसी पेरेंट को प्रॉब्लम हो रही है कोई भी चीज़ तो इरिटेट ना हो, रादर देन उसको एक स्पेशल एजुकेटर के पास उनको जाना चाहिए ताकि उसको एक स्पेशल केयर मिले. एग्जैक्टली. करेक्ट. सो थैंक यू सो मच कोमल आने के लिए हमारे शो में. और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव शो रहा और बहुत लोगों की इससे हेल्प भी हुई होगी. थैंक यू सो मच. वेलकम. तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है, कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.